तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आप लोग जानते हैं सीटेट जेटेट का मामला, आज हियरिंग थी, उसकी क्या कुछ हुआ आप लोग को ज़रूर ये जानने की इच्छा होगी। हालांकि पूरी हियरिंग मैंने देखी है, उसका वीडियो भी उपलब्ध है। मैं चाहता तो इसी वीडियो में दिखाता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको मैं अलग से डाल दूँगा, आप लोग हियरिंग भी देख लीजिएगा। लेकिन हियरिंग में क्या कुछ रहा और कौन सा पक्ष जीतता हुआ नज़र आ रहा है, या जो फैसला आएगा, फैसला रिजर्व है, आप लोग को पता है पिछले 3 दिनों से सुनवाई चल रही थी। तो क्या फैसला आ सकता है, इस पे सबकी निगाहें रहेंगी। और फैसला क्या आ सकता है, इसे जानने के लिए हमें ज़रूरी ये है कि हम हियरिंग जो हुई, जिस तरह के आर्गुमेंट रखे गए हैं, उस पे यदि हम लोग उस पे निगाह डालेंगे तो हमें समझ में आ सकता है कि फैसला क्या आने वाला है। फैसला कब आएगा, ये भी आप लोग की बड़ी क्वेरी है, तो उस संबंध में भी हम लोग बातचीत करेंगे। NIOS DLED के संबंध में भी आगे चल के हम लोग बातचीत करेंगे। तो ये केस ही क्यों हुआ है, सबसे पहले हम इस पे थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे। और मेनली ये जो हियरिंग हुई है, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार, एक तरह से कहें जेटेट और सीटेट या टेट, एसटेट, स्टेट टेट या फिर सीटेट के बीच में जो एक खींचतान मची हुई है, ये वास्तव में है क्यों, किसकी गलतियों की वजह से ये चीज़ें हो रही है। एक चीज़ तो मैं पहले ही कहना चाहूँगा कि NCTE की जो मनमानी है, एक तरह से हम कह सकते हैं, आप लोग जानते हैं कि बीएड को भी इसने बर्बाद कर दिया। एक बार PRT में ऐसे रेगुलेशन बना के इन्होंने और अधिसूचना बना के शामिल करवाया, और जाके अधिसूचना वो कोर्ट में गिर जाती है। दूसरा, आप जानते हैं NIOS के मामले को भी इसी ने फंसा रखा है। यदि ये अपना कोई स्पष्ट स्टैंड रखती तो फिर NIOS के अभ्यर्थी भी इतना ज़्यादा परेशान नहीं होते। बहरहाल जो सुनवाई है उस पर 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो हमें फोकस करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि यदि कोई सीटेट है या एसटेट है, जेटेट है, जो भी जहाँ पे राज्य स्तर की टेट आयोजित की जाती है, वो लोग आपस में कोई वैमनस्य, कोई विवाद न रखें, क्योंकि ये उनका मामला नहीं है। ये जो केंद्रीय संवैधानिक संस्थाएं हैं या फिर जो राज्य सरकार की अपनी शक्तियां हैं, उसके बीच घूमने वाली ये चीज़ें हैं। समझना हमें ये है कि इस हियरिंग का केंद्र बिंदु क्या रहा, और दूसरे अर्थों में इसको हम कह सकते हैं कि क्या केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया हर नियम या केंद्रीय संस्था द्वारा बनाया गया हर नियम राज्य सरकारों पर अनिवार्य रूप से लागू होगा। मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, 2-3 ऐसे छोटे छोटे पॉइंट हैं जिस पे हम लोग बातचीत करेंगे, और ये चीज़ हम अच्छी तरह से समझ पाने में सक्षम होंगे कि वास्तव में ये विवाद शुरू ही क्यों हुआ है। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 यह है कि क्या राज्य सरकार जो भर्ती की योग्यता है अपना, चाहे टीचर का ही नहीं, कोई भी योग्यता उसको तय करनी है किसी भी भर्ती के लिए, तो क्या वो स्वतंत्र रूप से कर सकती है। जो दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि NCTE के रेगुलेशंस जो हैं, क्या वो रेगुलेशंस राज्यों पर बाध्यकारी हैं। दूसरे अर्थों में हम कहें कि NCTE ने जो रेगुलेशन बना दी है, क्या वो राज्य सरकारों को मानना ज़रूरी है, उनको मानना ही पड़ेगा। और तीसरी जो इसमें मेन क्वेरी है आप लोगों की, और जो मेन बात है, वो हम कह सकते हैं कि क्या राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार ही कोई भर्ती की नोटिफिकेशन जारी करने के बाद, जब नोटिफिकेशन आती है तो चयन का आधार क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्या होगी, उम्र कितनी होगी, ये सारी चीज़ें उस नोटिफिकेशन में डिक्लेयर कर दी जाती हैं। फिर से उस नोटिफिकेशन में किसी भी तरह का बदलाव किया जा सकता है, ये कितना उचित है। तो ये 3 महत्वपूर्ण दोस्तों बिंदु ऐसे हैं जिस पे कोर्ट की हियरिंग केंद्रित रही है, और इसे यदि हम लोग पूरी तरह से समझ जाते हैं तो आप लोग को ये चीज़ें समझने में देर नहीं लगी कि वास्तव में, देखिए, कौन सही है कौन गलत है, इस संबंध में तो हमें सोचना ही नहीं है। और मैंने पहले ही आप लोगों से कहा कि आपस में आप लोग किसी भी तरह का वैमनस्यता, भेदभाव, लड़ाई, ये चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप यदि सीटेट हैं तो भी अच्छा है, आप किसी राज्य सरकार का एसटेट है, जेटेट है, यूटेट हैं, तमाम टेट परीक्षाएं होती हैं, तो वो भी हैं, तो ये आपकी गलती नहीं है। जो आपको आपके सामने उपलब्ध था वो करवाया। तो पहले पॉइंट पे हम लोग चर्चा करते हैं कि क्या राज्य सरकार अपने रूल रेगुलेशन बनाने के लिए स्वतंत्र है। तो इसका जवाब मैं दूंगा हाँ, क्योंकि अब एक एग्जाम्पल से इस चीज़ को हम लोग बढ़िया से समझ सकते हैं कि हमारा जो देश है वो विविध भाषी, हम कहें कि राज्यों का एक समूह है।
आप कहा भी गया है कि 10 कोस पे भाषा बदल जाती है, यानी 10 कोस को 12-15 किलोमीटर आप मान सकते हैं। एक ठेठ कहावत है ये कि भाषा बदल जाती है। आप जानते हैं चाहे झारखंड हो, असम हो, यहाँ की भाषाएं जो हैं वो लोकल लैंग्वेज हैं और उस लोकल लैंग्वेज में पढ़ाने के लिए वहीं का छात्र जो उस भाषा को जानता होगा वहीं टीचर पढ़ा सकता है। एक एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझते हैं। यदि झारखंड के अंदर कोई साउथ का टीचर भर्ती कर लिया जाता है जिसको कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम ये सब आता हो, उसको झारखंड में भर्ती कर लिया जाता है, तो क्या वो जो झारखंड की स्थानीय भाषा है, आदिवासी भाषाएं तमाम बोली जाती हैं, तो क्या वो उसमें शिक्षा दे सकता है? दूसरे शब्दों में यदि क्लेरिफाई मैं इसको करना चाहूँ तो क्या वो बच्चों की जो मातृभाषा है उसमें शिक्षा दे सकता है? इसका जवाब नहीं होगा। और ये केवल झारखंड के विषय में हम न कहें, क्या झारखंड का ही छात्र जा कर के, चाहे वो टेट हो या सी टेट हो, वो जाके साउथ में, तमिलनाडु में, केरला में, वहाँ की लोकल लैंग्वेज में क्या शिक्षा दे सकता है? तो इस लिहाज से हम देखें तो प्रत्येक राज्य सरकार को अपनी नियमावली और अपने भर्ती के नियम तय करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। आप लोग बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे किसी का पक्ष लेने जैसी कोई बात नहीं है। यदि समान भाषी राज्य हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे थोड़ा सा ये हो सकता है, लेकिन यही कानूनी पचड़े की धुरी भी है कि क्या राज्य सरकार के नियम अपने जो हैं वो स्वतंत्र है बनाने के लिए अपनी आवश्यकता अनुसार, या फिर केंद्र सरकार के नियम ही या केंद्रीय संस्था के नियम ही उस पर बाध्यकारी होंगे। यहाँ पे एक चीज़ मैं और बताता हूँ। जैसे हमारा RT एक 2009 है, ये सीधा सीधा उसमें मेंशन है, हर लोग जानते हैं कि कहता है कि बच्चों की जो शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा जो बच्चों की है, उसको उसकी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। अब कोई ऐसा टीचर वैकेंट होके आ जाए जो साउथ का हो, या कम से कम इतना हो जो उस प्रदेश विशेष की जो मातृभाषा है, जो लोकल लैंग्वेज है, वो नहीं जानता है, तो वो कैसे दे पाएगा? एक व्यवहारिक दिक्कत है। इसलिए यहाँ पे एक चीज़ स्टैंड करती है कि हर राज्य को अपनी आवश्यकता अनुसार अपने यहाँ विशेषकर टीचिंग में हम कहें कि भर्ती के नियम बनाने के लिए स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो एक ये बड़ा ग्राउंड है जिसमें जेटेट का हम कहें कि एक तरह से झारखंड का और राज्यों का पलड़ा भारी दिखाई देता है। दूसरा हमारा पॉइंट है कि क्या NCTE के रेगुलेशंस राज्यों पर बाध्यकारी हैं? तो एक तरफ केंद्रीय कानून है, हम कहें कि RT एक 2009 है, वो कहता है कि मातृभाषा में देनी है शिक्षा। अब मातृभाषा के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे देखिए, टेट या सी टेट की बात नहीं है। जिन राज्यों को ऐसा लगता है कि हिंदी के साथ, संस्कृत के साथ, इंग्लिश के साथ हमारे यहाँ टीचिंग हो सकती है, वो अपनी आवश्यकता अनुसार नियम बनाता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसीलिए मैंने कहा कि ये आपकी लड़ाई का विषय है ही नहीं। ये राज्यों, एक तरह से हम कहें ना कि एक तरह से कहें कि NCTE को ऐसा लगता है कि सारे राज्यों का ठेका वही लेके बैठ जाए। एक अधिकार क्षेत्र की लड़ाई है, एक केंद्रीयकरण की एक तरह से आप समझिए कि लड़ाई है। NCTE को ये रहेगा दिमाग में, उसको ऐसा लगता है कि सारे राज्यों पे हमारे ही कायदे कानून चले, और इससे उनका क्या होगा आपको पता है, NIS का कबाड़ा उन्होंने कर रखा है। दूसरा यही चीज़ है कि उसको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए या फिर नहीं मिलनी चाहिए। तो इस पे भी तमाम तरह के आर्गुमेंट, तमाम तरह की बहस रखी गई है। और आप एक तरह से कह सकते हैं, हम मीनाक्षी अरोड़ा जो कि सीटेट की तरफ से पक्ष रख रही थी, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, एक जो राज्यों में लूप होल है, कई राज्यों में इस तरह की चीज़ें आप लोगों ने देखी होगी कि समय पे वो टेट परीक्षा करा ही नहीं पाते। विशेषकर यदि हम झारखंड के बारे में यदि बात करें तो झारखंड में कह सकते हैं कि 7-8 सालों से कोई परीक्षा ही नहीं हो पाई है। 16-17 के बाद से कोई जेटेट का एग्ज़ाम ही नहीं हो पाया। तो वैसी कंडीशन में कोई वैकेंसी आती है तो छात्र क्या करेगा? अब सी टेट भी हो सकता है कि मैक्सिमम छात्र झारखंड से ही आएंगे, लेकिन अब चूँकि नियम है, बिहार में आप लोगों ने देखा पहले डोमिसाइल लागू था, उत्तर प्रदेश में भी जो 69,500 वैकेंसी हुई या 69,000 वैकेंसी हुई, उसमें भी डोमिसाइल की चीज़ें आ गई। बाद में उसको हटाया गया, यानी उत्तर प्रदेश का बिहार में जाके शिक्षक बन सकता है और बिहार का छात्र जाके उत्तर प्रदेश में शिक्षक। तो ये पेच भी है। हो सकता है कि मैक्सिमम जो है झारखंड के ही अभ्यर्थी सीटेट हो, लेकिन अन्य राज्यों के अभ्यर्थी भी उसमें दावा कर सकता है, जैसा कि अन्य राज्यों में होता रहा है एक समानता के आधार पर। तो
तो फिर यहाँ पे ऊँट किस करवट बैठेगा? क्या इतनी स्वायत्ता, इतनी फ्रीडम राज्यों को मिलनी चाहिए कि वो अपनी आवश्यकता अनुसार अपने नियम खुद बना सकते हैं या फिर नहीं बना सकते हैं? तो इस पे तमाम बहस हुई है। सीटेट जिन्होंने किया है, जाहिर सी बात है उन्होंने गुनाह नहीं किया है। यदि वो वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को शैक्षिक कार्यों के लिए कंफर्टेबल हैं तो उनको मिलना चाहिए, ये उनकी गलती नहीं है। अब राज्य सरकार बीच में, जैसा कि तीसरा पॉइंट मैंने आपसे कहा था कि क्या नोटिफिकेशन एक बार जारी होने के बाद उसमें आप परिवर्तन कर सकते हैं, तो इस बात पे भी मीनाक्षी अरोड़ा जो कि बहस कर रही थी, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें इस पे भी आकृष्ट करवाई। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि जब राज्य सरकार टेट करवा ही नहीं पा रही है, आप उत्तर प्रदेश में ही देख लीजिए, सीटेट 4-5 सालों से, टेट 4-5 सालों से कराया ही नहीं गया है। अब राज्य सरकार बाद में यदि कोई भर्ती होती है और उसमें कहता है कि नहीं, जो लोग हमारा यूपी टेट होंगे उन्हीं को हम लेंगे, सीटेट को नहीं लेंगे, तो बात वो कहाँ तक जायज़ है? तो दोस्तों कहने का अर्थ यही है, एक तरह से ये अधिकार क्षेत्र की लड़ाई है। और दूसरी चीज़ देखिए, हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि राज्यों की अपनी आवश्यकताएं भी हैं और समवर्ती सूची में ऐसा कहा गया है कि जो शिक्षा एक समवर्ती सूची का विषय कॉन्क्रीट लिस्ट का है, तो उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों नियम बना सकती हैं। अब जो नीति नियंता थे, जिन्होंने संविधान बनाया, जिन्होंने कायदे बनाए, उनको इस बात का ज्ञान था कि हर राज्य की अपनी अपनी आवश्यकताएं हैं, इसीलिए इस तरह की जो शिक्षा, स्वास्थ्य, इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको उन्होंने समवर्ती सूची में डाल रखा है कि वो अपनी आवश्यकता अनुसार, क्योंकि एक राज्य की आवश्यकताओं को राज्य ही समझ सकता है। हमारे यहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है वो हम समझ सकते हैं, कोई केंद्र में बैठा हुआ नहीं समझ सकता। ये चीज़ें रही होंगी, इसलिए राज्य को इतनी स्वायत्ता दी गई, वरना ठीक है संघीय राज्य व्यवस्था हमारे यहाँ है तो केंद्र को ही सारा कुछ दे दिया जाता है, राज्य को केवल फॉलो करना रहता है। लेकिन ऐसी आवश्यकताएं समझी गई तभी ये चीज़ें की गई हैं। कुल मिला जुला के मैं आपसे फिर से एक बार कहूँगा कि आप लोग आपस में किसी तरह की वैमनस्यता न रखिए। कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, ये बड़ी क्वेरी आप लोगों की है। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि कोई न कोई बीच का रास्ता ज़रूर निकलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सीटेट पूरे ऑल ओवर इंडिया में वैलिड हो जाएगा, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि कोई राज्य स्तर का टेट हो और उसको निकालने के बाद ऑल ओवर इंडिया स्तर पे वो अभ्यर्थी दावा करे। तो देखिए बीच का रास्ता क्या निकलता है। मैंने एक बार फिर से कहा कि ये अधिकारों के अतिक्रमण करने जैसी ही बात है कि सीटेट और एनसीटी के जो रेगुलेशन है वो भारत के सारे प्रदेशों पे समान रूप से लागू हो और बाध्यकारी रूप से लागू हो। ये चीज़ें न ही हो तो ठीक है, क्योंकि हर राज्य की लोकल स्तर पे अपनी अपनी आवश्यकताएं अलग अलग हैं। एक आप लोग का सवाल ये आता रहा है कि जो फैसला है वो कब तक आ सकता है। देखिए ये बड़ा मुश्किल बता पाना होता है। फैसला आप मान के चलिए कि 10 दिन से 20 दिन में भी आ सकता है, 6 महीने भी लग सकते हैं। बीएड वाले केस में आप लोगों ने देखा होगा 4-5 महीने के बाद फैसला आया था। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।